जोहार झारखंड। आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पहले हम बता चुके थे कि जैसे जैसे चैनल ओल्ड होती जाएगी तो नए नए चीज़ें लेके आएंगे जो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसी के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। ये जो सीरीज है फॉर द साइंस, झारखंड के किसी भी एग्जाम, चाहे आप जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सारे एग्जाम्स में जो साइंस सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछी जाती है उन सारे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा एक कंप्लीट पैकेज आपको इस सीरीज के थ्रू मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट साइंस सीरीज होगा जिसमें डेली बेसिस पर आपसे जो 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। कितने क्वेश्चंस? 10। और आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। या तो एसएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन होगा, रेलवे में, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अभ्यास करने के बाद, जिसको रिवाइज करने के बाद, जिसको लर्न करने के बाद आप झारखंड के किसी भी एग्जाम में साइंस सेक्शन को एकदम चुटकी की तरह आप लोग हल कर लेंगे। एकदम देखकर आप प्रश्न का हल कर पाएंगे। ये मेरे तरफ से आपको वादा है कि इस साइंस सीरीज को कंप्लीट जैसे ही आपका होगा तो आप साइंस में अगर कमज़ोर है तो उसमें आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन आ जाएगा। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज सेशन का पहला दिन है तो आज अभ्यास प्रश्न नहीं, आज पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे आने वाले दिनों में जितने दिन भी ये सेशन चलती रहेगी आपका एक अलग मोटिवेशन लेवल होगा। बट इस सेशन को हम तभी कंटिन्यू करेंगे जब इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे झारखंड से जुड़ेंगे, यानी झारखंड के विद्यार्थी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि कोई भी सेशन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सेशन को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन पूरे एनर्जी के साथ। आप भी पूरा एनर्जी के साथ सेशन में बने रहिएगा। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। आंख में जो भी प्रकाश की किरणें हम लोगों को इंटर करती है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी रेटिना। तो आंख में जो प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है उसको जो कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? कॉर्निया की द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर को हम लोग आपके सामने लाएंगे थ्रू एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे समझेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन, जस्ट मिनट, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा। तो हम लोग आ गया एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में क्या क्या देखेंगे कि पुतली जो होती है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जो पुतली होती है आंख में वो क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है। हम लोगों का आंख में जो आइरिस होती है वो पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। तो पुतली का जो भी व्यास और आकार है, शेप एंड साइज है, उसको नियंत्रित करने वाले कौन होते हैं? उसको नियंत्रित करने वाले होते हैं आइरिस। कॉर्निया जो होती है वो आंख का अगला हिस्सा, आंख का अगला हिस्सा को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। आप इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में चर्चा की है। तो कॉर्निया के बारे में आपको याद रखना है कि यह आंख का अगला हिस्सा है। यह प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना आंख की स्क्रीन की तरह है। यह वस्तु की एक छवि बनाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को तांत्रिक संकेतों में परिवर्तित करता है और इसे मस्तिष्क में भेजता है। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लिए। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? यानी कि आंख की जो बीमारी है, 2-3 टाइप की बीमारी है, उनमें से जिस बीमारी की बात किया गया उसका नाम क्या गया है? प्रेस बायोपिया। यानी कि प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग किस प्रकार के लेंस का हम लोग प्रयास करेंगे? पहला ऑप्शन बाइफोकल लेंस, ऑप्शन बी है सिलिंड्रिकल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उस लेंस का नाम जो हम लोगों का वो है बाइफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप। तो प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला जो लेंस का प्रकार है वो कौन सा लेंस है? वो है बाइफोकल लेंस। तो अवतल लेंस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें किस रोग को ठीक करने के लिए? उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। और उत्तल लेंस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस किसके लिए? मायोपिया को ठीक करने के लिए। उत्तल लेंस किसके लिए? उत्तल लेंस जो होती है हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए करते हैं, यानी कि दूरदृष्टि
दोष जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से तीनों लेंस का जो किस किस रोग को ठीक करने के लिए हम लोग करते हैं, पहला आप याद रखेंगे कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग के केस में आप याद रखेंगे कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताया गया कि मानक स्रोत के संदर्भ में आपको बताना है कि अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा सोर्स है जो हम लोगों को पता नहीं है, कि यानी कि एक अननोन सोर्स है जिससे क्या है लाइट रे आ रही है, जिससे क्या आ रही है लाइट आ रही है। तो उस लाइट का इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में है फोटोमीटर, कैलिपर्स, एमीटर एंड डायनेमोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फोटोमीटर। यानी कि अज्ञात स्रोत द्वारा कोई भी प्रकाश का जनरेशन होगा और उसकी तीव्रता को अगर मापनी होगी हम लोगों को, तो हम लोग किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा हम लोगों का फोटोमीटर। फोटोमीटर के थ्रू हम लोग उस चीज को मेजरमेंट करेंगे। अब फोटोमीटर, इसका उपयोग किया प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलिपर्स का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैलिपर्स आप सुने होंगे। इसका उपयोग किसी भी वस्तु के डायमेंशन को मापने के लिए हम लोग कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एमीटर, इसका उपयोग जो होती है धारा को मापने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है एमीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फुल्मिनोलॉजी का अध्ययन, फुल्मिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फुल्मिनोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए है वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट का, ऑप्शन बी है लाइटनिंग यानी कि बिजली के गिरने का, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, या वायुमंडल। तो आप पहली बार इस चीज को सुन रहे होंगे, मे भी बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर सही भी दे सकते हैं। तो फुल्मिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली गिरती है ना उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फुल्मिनोलॉजी। इसका नाम को आप याद रख लीजिएगा, क्या है, फुल्मिनोलॉजी। फुल्मिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइटनिंग, यानी कि जो बिजली गिरती है उसके अध्ययन को कहा जाता है फुल्मिनोलॉजी। तो सेशन कैसा लग रहा है, सेशन को आप देखने के साथ साथ लाइक भी करते चले जाइएगा। एकदम लाइटनिंग स्पीड में आपका लाइक और सब्सक्राइब होनी चाहिए। यहाँ पढ़ रहे हैं ना लाइटनिंग, तो लाइटनिंग जो होती है कितनी फास्ट होती है, आवाज़ के साथ होती है। तो आप भी जो है झारखंड नोटबुक में जो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइटनिंग स्पीड में करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में। अब ज्वालामुखी विस्फोट का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, सेशन में आपको मजा आ रहा होगा श्योर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई वस्तु के अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का आकार क्या हो जाएगा। यानी कि कोई अवतल दर्पण हम लोग रख देंगे और वस्तु को जो रखेंगे किसके किसके बीच में रखेंगे, ध्रुव यानी कि पोल और फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा जो छवि बनेगी, जो इमेज बनेगी, वो किस आकार का होगा। तो पहला है ऑप्शन वस्तु के एक ही आकार का, यानी कि जिस साइज का वस्तु है उसी आकार का बनेगा, या जिस साइज का वस्तु है उससे बड़ा आकार का बनेगा, या बिंदु साइज का बनेगा, या उससे छोटा साइज बनेगा, जो भी आकार है वस्तु का उससे। तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में जब हम लोग किसी चीज को उसके ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका साइज जो होती है इनलार्ज्ड हो जाती है, बड़ा बन जाती है, क्योंकि अवतल दर्पण के थ्रू जो भी वो इमेज बनती है वो आभासी होती है और क्या होती है, जो भी साइज है उससे बड़ा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो जो छवि होती है वो आभासी, सीधा और बड़ी हुई होगी, उससे बड़ा होगा, जो भी वस्तु का साइज होगा उससे उसका आकार बड़ा होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस घटना के कारण होती है। आप देखे होंगे रात में आसमान की ओर जब आप देखेंगे तो जितने भी तारे होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। आप क्लास 1 to 3 में पढ़े होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम सबको याद होगा। इसमें से कितने हैं जिसको ये पोएम याद नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है। तो उसी टाइम बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछे होंगे अपने टीचर से, अपने पापा से, मम्मी से कि आखिर स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो उसका आंसर आप अब देंगे अगर उस टाइम आपको आंसर पता नहीं था, या क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे कि तारों का टिमटिमाने का जो घटना है उसका कारण क्या है।
तो ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी एडवेक्शन। डिफ्रैक्शन को हिंदी में विवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन को अपवर्तन, रिफ्लेक्शन को परिवर्तन और एडवेक्शन को हम लोग संघवान कहते हैं। तो तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है उसके कारण हम लोगों के तारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तो क्यों टिमटिमाती समझ में आ गया, किस परिघटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और तारे से आने वाले जो प्रकाश होती है वो हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो स्टार्स होती है उससे क्या होती है? लाइट रेज जनरेट होती है। और वह क्या होती है? जो हम लोगों को इन्वायरमेंट होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है एयर का, और सारे लेयर का जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, वो अलग अलग होती है, जिसके कारण सरल माध्यम से विरल माध्यम की ओर गया, विरल से सघन गया, सघन से विरल गया। तो इस प्रकार से तारे क्या होते हैं? तारे में झिलमिलाहट होती है। क्यों होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश जो होती है हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण ये घटना कंप्लीटली होती है हम लोगों के वातावरण में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 7 आज का सेशन का 7वां क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं तो चैनल को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस टाइप के वीडियो को आप हमेशा आपके पहले सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? मान लेते हैं समुद्र है, समुद्र जैसा ही दिख रहा है। अब यहाँ पर कोई जहाज है या दुश्मन का बेड़ा है और पनडुब्बी के नीचे आप है, आप कहाँ पर? यहाँ पनडुब्बी में है। तो आपको देखने के लिए ऊपर में क्या हो रहा है इसको देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट का शेप जस्ट लाइक ऐसा ही होता है। इसको क्या कहते हैं आप बताइए? आप पढ़े होंगे इसको क्लास 7 में, क्लास 7 के साइंस में इस परिघटना के बारे में बात किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने भी एग्जाम्स वगैरह होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये सारे जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप जरूर उसको क्लास 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12 किसी न किसी क्लास में आप इसके बारे में पढ़े जरूर होंगे। तो इसको भी आप देखेंगे तो इसका आंसर देंगे आप। इसका ऑप्शन देख करके आपको लग सकता है कि क्या क्या ऑप्शन आ गया है। ओडोमीटर, पायरोलियोमीटर, हाइप्सोमीटर, पेरिस्कोप। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। इसका शेप जस्ट इस टाइप का होता है। यहाँ पर अगर बढ़िया से बना दें हम लोग तो आप देखेंगे यहाँ आप समुद्र के नीचे है, बट ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर एक आईना लगाते हैं, यहाँ पर एक आईना लगाते हैं, और फिर आप इस चीज़ से देख पाते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये क्या है? पेरिस्कोप है। क्या है ये? पेरिस्कोप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का उपयोग जो होती है पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाज़ों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। कोई भी जो हम लोग का वाहन होती है, व्हीकल होती है, वो कितना दूरी तय किया इसको मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ओडोमीटर का इस्तेमाल किया है। और इसको क्लास 9 का साइंस में आप पढ़े होंगे। और पायरोलियोमीटर इसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, मेजरमेंट के लिए हम लोग पायरोलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? हम लोग सभी जानते हैं कि जो सन होती है वो अपने आप लाइट को क्या करते हैं? इमिट करते हैं। लाइट को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो जो लाइट उत्सर्जित करते हैं उस प्रकाश का रंग क्या है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी व्हाइट या ऑप्शन डी ऑरेंज। तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा साधा सूर्य प्रकाश का रंग कैसा है? कैसा दिखता है? वो व्हाइट दिखता है। बस आपको आंख मूंद कर आंसर मार देना किसमें? व्हाइट में। यानी कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या हो जाएगा? आपका व्हाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। तो पीपीटी तैयार किया है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होती है वो क्या होती है? सफेद होती है। क्या होती है? वो सफेद होती है, जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और बैंगनी की सभी दृश्य आवृत्तियां शामिल है। इसके लिए आप याद करेंगे VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यह सूर्य प्रकाश के 7 रंग है जो कि सब मिला के व्हाइट। एंड सूर्य प्रकाश के ओरिजिनल रंग क्या होती है? व्हाइट होती है। जब आप इस व्हाइट कलर को प्रिज्म के थ्रू पार करेंगे तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज का खोज किसने किया था? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किसने सबसे पहली बार बताया था कि सूर्य प्रकाश में 7 रंग शामिल होती है। कौन कौन से रंग है उसको याद करने के लिए आप ट्रिक आजमाएंगे। और ट्रिक क्या है? VIBGYOR। ये सूर्य प्रकाश में शामिल 7 रंग है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का? जस्ट 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को आंसर अगर आप नहीं दे पाए तो आप समझ लेंगे कि आपका प्रिपरेशन का जो लेवल है वो 30% पहुंचा है। कितना पहुंचा है? 30% साइंस में। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे तो इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन जो है 30% के ऊपर है, 30% के ऊपर है। और जितने भी 10 क्वेश्चन का यहाँ पर पढ़ाया गया है उन 10 क्वेश्चन में अगर आप 10 में 10 का आंसर दे देते हैं तो यू आर इन द गुड पोजिशन टू करेक्ट एनी एग्जाम ऑफ JSSC एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स इन द साइंस सेक्शन। अदर सेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश किरणों के अपने मूल पथ से विचलन की घटना जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या कहलाती है। यानी कि मान लेते हैं ये कोई चीज़ है, आपको समझाने के बाद ही इसका आंसर आपसे पूछेंगे हम। मान लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पानी रखा हुआ, क्या रखा हुआ है इसमें? वाटर, यानी कि पानी, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ से आप टॉर्च मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? टॉर्च। तो ये एक अलग माध्यम है, टॉर्च का किरण, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये जिस माध्यम से आ रही है ये एक अलग माध्यम है, पानी का अपना एक अलग माध्यम है। तो जब यहाँ से आने के बाद वो पानी में जाएगा तो क्या होगा? यानी कि जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है, यानी कि वो सीधा नहीं जाएगा। जैसे ही यहाँ मीडियम चेंज होगा तो उसका पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसका ट्रैक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसका ट्रैक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि वो सीधा नहीं जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का नियम पढ़े होंगे आप, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े होंगे आप, जिसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग से एक्सप्लेनेशन दिया होगा, देख लेते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत बढ़िया से हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मागतिकी का पहला नियम किसे कहा जाता है? यानी किस नियम को उष्मागति के पहला नियम के नाम से जाना जाता है? या 4 नियम दिया गया। पहला है बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ल्स लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसा इसे क्या कहा जाता है? तो हम लोगों का है उष्मागतिका का पहला नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम के भी नाम से जानते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं उष्मागतिकी का पहला नियम। तो उष्मागतिका का पहला नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। यह बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम को ही उष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन ये अभ्यास प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर कल का सेशन में आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी ठंडा का दिन में, ठंडा का समय है तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी अगर सेशन को आप देख रहे हैं तो झारखंड में ठंडी बढ़ने वाली है, रांची में तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कड़ाके की सर्दी में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनव अवधारणा को क्या कहा जाता है। यानी अगर कड़ाके की ठंड आ जाए और आपको घर को गर्म रखना है तो हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक विधि का इस्तेमाल करते हैं। उस विधि का नाम क्या है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है लेटेंट सोलर हीटिंग, ऑप्शन बी है कंडक्टिव सोलर हीटिंग, ऑप्शन सी है रेडिएशन हीटिंग एंड ऑप्शन डी है पासिव सोलर हीटिंग। इनमें से जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सेशन कैसा लगा, इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको सेशन अच्छा लगा तो भी आप फीडबैक दीजिए, सेशन को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं तो भी फीडबैक दीजिएगा, अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो भी फीडबैक दीजिएगा। यानी कि फीडबैक तो आपको देना ही देना है। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले अपना एजुकेशन को छोड़े हैं तो आप फीडबैक देने से पीछे मत रहिएगा। इससे जो एक बॉन्डिंग हम लोगों के बीच में छूट जा रही है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आप देखेंगे कि हम आपसे सीधा बात कर रहे हैं, आपसे सीधा पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर जो है हम अलग जगह है, आप अलग जगह है, तो दोनों के बीच में गैप तो जरूर है। अब इस गैप को फिल कौन करेगा? इस गैप को फीडबैक फिल करता है। कौन फिल करता है? फीडबैक फिल करता है। ठीक, आप रिसीवर है, आप ही जो है हमको फीडबैक देके बता सकते हैं कि सेशन कैसा जा रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, सेशन में आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं। आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी झारखंड नोटबुक चैनल में। झारखंड नोटबुक द ओनली चैनल फॉर द झारखंड, जो कि झारखंड के हर क्षेत्र में शिक्षा को पहुंचाने का एक मुहिम बनाया हुआ है। इस मुहिम में आपका साथ जरूरी है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने में झारखंड नोटबुक को हेल्प करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड जोहार झारखंड।